Good morning everyone. In previous class we have studied about moving coil galvanometer. वहाँ हमने देखा था कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस करंट की डिटेक्शन में काम आता है. ठीक है, वहाँ हम फाइनल जो एक्सप्रेशन था हम यहाँ तक पहुँचे थे. अल्फ़ा जो कि डिफ्लेक्शन एंगल है कि वो जो हमारा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर था, या तो फिर कह दें सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पे लपटी हुई जो कॉयल थी, वो कॉयल कितना एंगल डिफ्लेक्ट करी आई करंट फ्लो करने पे, आई करंट पे कितना एंगल डिफ्लेक्ट करी. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज, द नंबर ऑफ टर्न्स, द एरिया ऑफ द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड द टॉर्शन कांस्टेंट विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग. ऑलराइट, टॉर्शन कांस्टेंट जो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी उसका बहुत ज़्यादा कम होगा. ठीक है, और जितना कम होगा उतना सेंसिटिविटी अच्छी होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इसको हम अपना समझते हैं थोड़ा कुछ कि क्या है अल्फ़ा, कैसे निकलता है ये. देखिए, ये एक गैल्वेनोमीटर का मैंने कॉयल का पार्ट बनाया हुआ है. ये एक सिलेंडर है और ये हमारी वही फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है. कौन सी स्ट्रिप है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप. ये मटेरियल होता है जिसमें इलास्टिसिटी होती है. फॉस्फर, ये मैंने प्रीवियस वाली क्लास में भी बनाया था. ब्रॉन्ज स्ट्रिप. ठीक है, आजकल और भी सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं इसमें. तो देखिए इसमें क्या है, समझिए कि अभी तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है. मान लीजिए हमने इसमें इधर से कॉयल को टर्मिनल से करंट प्रोवाइड कराई. करंट, ये टर्मिनल है, यहाँ से करंट प्रोवाइड कराई. तो अब देखिए ऑब्वियस है कि इसमें करंट फ्लो करेगी तो ट्विस्ट आएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉर्क क्रिएट होगा इस कॉयल में, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा. अब इस टॉर्क के कारण अभी हमारा, देखिए मैंने इस वाली पत्ती से यहाँ से ऐसे जोड़ के रखा हुआ है एक ये इंडिकेटर टाइप का, मतलब ये एक डायरेक्शन बता रहा है. अभी ये फ़िलहाल मीन पोजीशन पे है, यानी बीचों बीच है. यानी अभी ना कॉयल इधर मूव किया है ना इधर मूव किया है, किसी भी तरफ नहीं. ठीक है, तो इससे एक बहुत हल्का मेटल का बना हुआ है या तो फिर फाइबर का बना हुआ है एक ऐसा इंडिकेटर लगा हुआ है. अभी ये ज़ीरो पे, मैंने इधर एक ज़ीरो से इधर कुछ एक स्केल बनाई है, इधर कुछ स्केल बनाई है. मान लीजिए ऐसे आपका ट्विस्ट होता है टॉर्क क्रिएट करने के कारण, ये सिलेंडर ऐसे घूमता है. ये जो पिन है ये ऐसे अटैच्ड है कि जब ये अगर ऐसे घूमता है, मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज घूमा, तो ये पिन हमारी इधर को शिफ्ट करी. ये पिन चूँकि ऐसे घूमा और ये पिन तो डायरेक्ट अटैच थी, इसके ऐसे ट्विस्ट करने के कारण पिन हमारी इधर गई. ठीक है ना, ऐसे हो गई अभी पिन. तो ये कितना एंगल ट्विस्ट करी? अल्फ़ा एंगल. ठीक है, अल्फ़ा एंगल घूमने में मान लीजिए हमने अभी के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक वाले को, मान लीजिए ये मैक्सिमम स्केल ये 30 है. मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा जब ट्विस्ट कर जाता है, सबसे ज़्यादा ट्विस्ट कर जाता है. ठीक है, हमने पाया कि ये इससे ज़्यादा अब ट्विस्ट नहीं कर सकता मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वाले पे अल्फ़ा डैश एंगल है. यह अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी है, अल्फ़ा है अभी के लिए. ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए हम कहते हैं 60 डिग्री. ठीक है, या 70 डिग्री है, कुछ भी. इस वाली पोजीशन पे ये ऐसे कैलिब्रेटेड है, यानी ये इस तरह से स्केल मैंने बनाई हुई है कि जब हमारा करंट सर्किट में 30 मिली एम्पियर होता है, 30 मिली एम्पियर होता है, तो एंगल कितना होता है? 60 डिग्री मैक्सिमम ये मूव कर जाता है. और मैक्सिमम एंगल कितना मूव कर सकता है? 60 डिग्री एक तरफ. ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि जब ये एंगल 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री की जगह आधा होगा, 30 डिग्री होगा, तो करंट इस सर्किट में कितनी होगी? 15 होगी, 15 मिली एम्पियर होगी. ये हमने अपने कैलिब्रेशन से पता लगाया. इसका मतलब अगर हमें एंगल पता हो, क्योंकि हमने सबसे पहले ये सोच लिया, हमें ये नहीं पता था कि कितने मिली एम्पियर है. हमने ये जाना कि जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है एक तरफ
तो एंगल कितना होता है 60 डिग्री, और उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के कारण ये इसमें करंट कितनी बह रही होती है, इनिशियली हमने नाप के रखा हुआ है अपने इस डिवाइस को 30 मिली एम्पेयर ये नापा करता है जब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करता है. नाउ इट इज़ डिफ्लेक्टिंग फॉर 30 डिग्री ओनली, सो just angle is half, so the current will also be half, so it is 15 मिली एम्पियर वैल्यू. ठीक है ना, यानी अभी जब 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो कितना करंट है 15 मिली एम्पियर. अब आपसे मैं कहूँ कि 10 डिग्री का दिखा रहा है, तब आप बताओ कितना है, तो 10 यानी 30 का 1/3 यानी 15 का 1/3 यानी ये 5 मिली एम्पियर दिखा रहा है ना. ये तो तरीका हो गया अल्फा निकालने का, और अल्फा से हम क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं हर बार. क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में कैलिब्रेट करके पता लगा लिया था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये क्या देता है. अब अगर ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट करने लग जाए अपोजिट साइड, इसका मतलब हमारी करंट जो है वो रिवर्स हो गई है. जो पहले ऐसे मूव कर रही थी वो ऐसे मूव करने लगी है. ठीक है, यानी करंट की केवल डायरेक्शन बदलता है. अगर हम करंट हटा के जीरो कर दें तो फिर से पिन कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा. तो यही काम होता है, अल्फा और आई के बीच का रिलेशन जो होता है वो यही होता है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फैक्टर एक आया जी, जिसकी वैल्यू क्या मैंने बताई थी, K/NBA. ठीक है ना, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या तो इसको एक और नाम दे देते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर, ये भी इसको कहते हैं, बट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसका ज़्यादा पॉपुलर नाम है. ठीक है, तो ये तो गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू होती है, यानी गैल्वेनोमीटर की खुद की स्पेसिफिक क्वालिटी है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, फिगर ऑफ मेरिट एक चीज़ पूछी जाती है. क्या है फिगर ऑफ मेरिट? फिगर ऑफ मेरिट. ठीक है, तो ये फिगर ऑफ मेरिट कैसे डिफाइंड है इसको आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of 1 unit या 1 scale division in the galvanometer. ठीक है, तो ये होता है फिगर ऑफ मेरिट. यानी अपने इस केस में जो हमने अभी पढ़ा उसमें अगर हमें समझना हो, मान लीजिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं, 1/10 पार्ट होते. 0 से 5 तक में कितने पार्ट होते? 1/10. मैंने क्या बताया था, 5 मिली एम्पियर कब आता है? जब 10 डिग्री एंगल होता है. 10 डिग्री एंगल में 10 डिग्री में 5 मिली एम्पियर आता है, लेकिन 0 से 5 के बीच में कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट हैं. यानी अगर हमें 0 से 5 के बीच में यानी 1 मिली एम्पियर करंट अगर चाहिए, यानी सबसे छोटी करंट चाहिए, तो यानी 1 पार्ट सबसे छोटे वाले डिवीजन का वैल्यू चाहिए, तो एंगल कितना होगा? इसको 10 से डिवाइड कर दें, कितना होगा? 1 डिग्री एंगल हो जाएगा. ठीक है ना, तो कितने उस पे कितनी करंट पे सबसे 1 डिवीजन, मान लीजिए अगर केवल पिन इतना डिफ्लेक्ट किया, 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट किया होता तो कितनी करंट रही होती? 1 मिली एम्पियर. तो इसकी फिगर ऑफ मेरिट क्या हो गई? ये जो मैंने बनाया है इसकी 1 मिली एम्पियर. यानी सबसे छोटा से छोटा सिंगल डिफ्लेक्शन करने में कितना करंट चाहिए होती है? 1 मिली एम्पियर की करंट चाहिए होती है. सो दिस इज आवर फिगर ऑफ मेरिट. नाउ इट कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज G इज इक्वल्स टू I बाई अल्फा, करंट फॉर विच एंगल इज यूनिटरी, है ना. तो I बाई अल्फा, सो K बाई NBA, है ना. और यही होता है हमारा फिगर ऑफ मेरिट. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा. अब नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. तो उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है. नाउ दिस वन, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. See, sensitivity of a galvanometer is said to be, one galvanometer is said to be sensitive if
It shows a large scale deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it. Means अच्छा, किसी भी चीज़ को आप सेंसिटिव कब कहते हैं? जब छोटा सा भी उसमें कुछ चेंज करें तो बहुत ज़्यादा चेंज अपने आप में शो करे या बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करे, ठीक है। तो वैसा ही गैल्वेनोमीटर है कि अगर छोटा सा करंट या वोल्टेज उस पर अप्लाई करें और उसका जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है यानी जो पिन है उसकी वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही हो, देन दैट गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव। और जितना सेंसिटिव होगा उतनी छोटी से छोटी करंट की वो वैल्यू आसानी से नाप पाएगा। मान लीजिए 1 मिली एम्पियर करंट आपने फ्लो कराई और वो गैल्वेनोमीटर पूरा एक साइड फुल डिफ्लेक्शन चला गया, इसका मतलब है कि वो इतने ज़्यादा एंगल 1 मिली एम्पियर पे ले रहा है, यानी हम 1 मिली एम्पियर से छोटी क्वांटिटी भी नाप सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर से। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज़ करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी? क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल दोनों ही प्रोसेस में करते हैं, करंट नापने में भी, वोल्टेज नापने में भी। सो करंट सेंसिटिविटी इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी जब एक यूनिट करंट फ्लो कर रही होती है तब उसका डिफ्लेक्शन कितना है, अल्फा कितना है। सो अल्फा पर यूनिट करंट हम कह सकते हैं ना, अल्फा पर यूनिट करंट इज व्हाट? करंट सेंसिटिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज IS एंड इट इज अल्फा पर यूनिट करंट, है ना। तो अल्फा बाई आई एंड इट कैन बी रिटन एज जस्ट बिकॉज I बाई अल्फा इज इक्वल्स टू K बाई NBA, सो इट इज NBA बाई K। आप पीछे देखिएगा जहाँ मैंने G डिफाइन किया है वहाँ पे ये वैल्यू है I बाई अल्फा इज इक्वल्स टू K बाई NBA, इट इज इक्वल्स टू G, सो इट इज़ 1 बाई G, ठीक है। यानी करंट सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट में क्या रिलेशन आया? इनवर्स रिलेशन आया। आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सी इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit potential difference is applied across its end। यानी करंट की जगह अब हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसको करंट के डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे कैसे। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज दी एंगल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय द वोल्टेज। जितना वोल्टेज लगाया, अगर वोल्टेज यूनिटरी लगाया तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड इट इज अल्फा बाई, जस्ट बिकॉज वी कैन बी रिटन एज करंट I मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R। अगर ये R क्या है हमारा? R वो जो हमारा जो कॉयल लपेटा गया है उस कॉयल का रेजिस्टेंस है, सो इट इज़ IR। सो इट कैन बी रिटन एज NBA बाई K। तो I बाई अल्फा को हमने लिख दिया, I बाई अल्फा को NBA बाई K, अल्फा बाई I को, और मल्टीप्लाइड बाई R। सो इट इज़ अवर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली, कभी डेफिनेशन के थ्रू, कभी क्वेश्चंस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। देखिए सेंसिटिविटी यानी आप देख पा रहे हैं NBAK, यही 4 चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है। तो किस किस पर डिपेंड करता है इसको मैं ओरली बता दे रहा हूँ। N पे नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे B पे, A पे एरिया ऑफ द कॉइल एंड टॉर्शनल कांस्टेंट K। नाउ फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हमें गैल्वेनोमीटर चाहिए दैट मस्ट बी वेरी सेंसिटिव सो दैट वी कैन measure very small current or very small voltage through it. So there are some factors which can be used to increase the sensitivity of a galvanometer. So first is by increasing the number of turns N of the coil. जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो सॉफ्ट आयरन पे लपेटे गए हैं उसको हम इंक्रीज़ करें तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करती है. लेकिन ऐसा देखिए लिमिट है, हम बहुत ज़्यादा टर्न्स नहीं लगा सकते क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा भारी होता जाएगा और भारी हो जाएगा तो उसका स्प्रिंग जो है वो जो अलग से हमने हेयर स्प्रिंग लगाई है वो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में उसको कठिनाई होगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क कम हो जाएगा. तो इसका मतलब वो सेंसिटिविटी घट जाएगी. इसलिए एक निश्चित लिमिट है जिसके ऊपर हम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते. सिमिलरली बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो इंक्रीज द सेंसिटिविटी. बट हॉर्स शू मैग्नेट अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाना है.
और हॉर्सशू मैग्नेट हम कितना बड़ा बनाएंगे, कितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसकी भी अपनी लिमिट्स है, यानी बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन एक निश्चित लिमिट तक। एरिया ऑफ द कॉइल ऑल्सो, लूप का एरिया भी बढ़ा के कर सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एरिया बढ़ाएंगे तो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ बढ़ाएंगे तो बल्कि हो जाएगा, तो हम एक निश्चित लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सब डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट इज बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट के। हाँ, एक हेयर स्प्रिंग क्यों यूज़ किया है, एक मोटी स्प्रिंग क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें उसकी टॉर्शनल कांस्टेंट कम से कम रखना है। तो टॉर्शनल कांस्टेंट कम से कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग रखनी होती है, हेयर स्प्रिंग रखनी होती है। अगर हम बहुत मोटी स्प्रिंग रख लेंगे तो वो सेंसिटिविटी घट जाएगी। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये जो करंट नापता है ये एक जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे लीनियरली उसका आई चेंज होता है, यानी अल्फा और आई के बीच में लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब हम एक लीनियर स्केल अपने से डिज़ाइन या कैलिब्रेशन अपने से कर सकते हैं कि एक डिग्री एंगल घूमने पे 10 एम्पियर करंट है ना, तो हम अपने से डायरेक्टली लीनियर स्केल बना सकते हैं, कोई पावर वाला चक्कर नहीं है, तो बड़ा ईजिली इसकी लीनियर स्केल डिज़ाइन हो जाती है। नेक्स्ट इसका सबसे बड़ी अच्छाई है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पावरफुल मैग्नेट, इसको पावरफुल मैग्नेट के बीच में रखा गया था, तो ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, थर्ड इसमें और क्या हो, फोर्थ इसमें क्या हो सकता है, ये मेटालिक फ्रेम में रहता है ना, तो इसमें देखिए हम लोग एडी करंट के बारे में 10th में भी एक बार पढ़ चुके हैं कि जब ये कॉयल में करंट बहना शुरू होती है तो ये मेटालिक फ्रेम में चूँकि लिपटा हुआ है, तो मेटालिक फ्रेम में एडी करंट्स पैदा होती हैं जब कॉयल में करंट बहना शुरू होती है। एडी करंट जो होती हैं वो इसको दोबारा से रीस्टोर करती हैं, यानी रीस्टोरिंग में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने का। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही है कि उसकी सेंसिटिविटी को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कम किया जा सकता है। ठीक है, हमें पूरे सेटअप को बदलना पड़ता है अगर हमें सेंसिटिविटी को कम करना है। ठीक है, और इनकी दूसरी समस्या है कि ये जो कॉपर वायर लपेटे जाते हैं या फिर जो वाउंडेड हैं, दीज आर वेरी थिन कॉपर वायर्स, सो इट कैन ईजली बी डैमेज्ड बाय ओवरलोडिंग। मीन्स जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हीटिंग हो जाएगी तो डैमेज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी हाउ a galvanometer can be used as an ammeter। ठीक है, तो उसको देखते हैं। So conversion of a galvanometer into ammeter. See, here a galvanometer is changing into an ammeter। ये कैसे कर सकते हैं, देखिए an ordinary galvanometer is a sensitive instrument, it gives full deflection with a small current, means the value of few microamperes। So to measure large currents with it, a small resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. Resistance connected in this parallel is called shunt resistance। Means if we have a galvanometer, ये galvanometer है, ठीक है, इसके दो टर्मिनल हैं, इसका जो galvanometer का जो रेजिस्टेंस है हमने ये माना G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer। रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ that coil that is wounded around that soft iron। So it is this। Now one shunt, देखिए शंट क्यों, एक अमीटर की क्वालिटी क्या होती है, when an ammeter is connected, it must always be connected to the series। जब भी हम अमीटर को जोड़ते हैं तो सीरीज़ में जोड़ते हैं, और सीरीज़ में जोड़ने का मतलब है हम चाहते हैं
कि उसके अंदर से उसमें कोई भी करंट कंज्यूम ना हो, जितनी भी करंट हो उस सर्किट की वो पूरी मेजर कर दे, ठीक है। और ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम उसे गैल्वेनोमीटर से मेजर करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर से हम बहुत ज़्यादा बड़ी करंट नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर इज मेड अप ऑफ वेरी थिन कॉपर वायर्स बाउंडेड राउंड अ soft iron. So when current is increased above a certain limit, that wire starts heating and overloading, so galvanometer will break down. So to reducing this, we generally add a shunt resistance of very small value, shunt resistance of very small value. एस से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ, इसका रेजिस्टेंस क्या है? जी है। अब देखिए कैसे इस डिवाइस को बना रहे हैं, इसको समझना है। देखिए ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसकी अपनी एक लिमिट है। मतलब गैल्वेनोमीटर डिवाइस क्या होता है कि एक निश्चित करंट पे वो फुल डिफ्लेक्शन एक तरफ घूम सकता है। मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर का जो एक साइड पूरा जो पिन मूव कर सकता है, उस एक साइड के फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट इसको कितनी ज़रूरत पड़ती है? IG की। IG क्या है? करंट गिविंग फुल डिफ्लेक्शन, या फिर इसको डायरेक्टली फुल डिफ्लेक्शन करंट कह सकते हैं, गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब एस हमने ऐसा चूज़ किया है, शंट रेजिस्टेंस हमने ऐसा चूज़ किया है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर IG करंट लेने पे अपनी फुल वैल्यू पे डिफ्लेक्ट कर जाता है। IG करंट जब इसमें बहती है शंट S जोड़ने पे तो अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन को देता है, ठीक है। मान लीजिए हम इस पूरे सर्किट को, इस पूरे गैल्वेनोमीटर को अपने ऐसा बनाना चाहते हैं, इस तरह का डिवाइस बनाना चाहते हैं, अमीटर बनाना चाहते हैं जो 0 से I वैल्यू तक की करंट को नापे। 0 से I का क्या मतलब है? मैंने कह दिया, अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं, 0 से मैं कहना चाहता हूं 0 से 100 मिली एम्पियर वैल्यू को नापे, ठीक है। तो 0 से I समझ में आया, 0 से 100 मिली एम्पियर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये शंट रेजिस्टेंस जोड़ने पे, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ा गया, या फिर अगर अभी शंट रेजिस्टेंस नहीं भी है तब भी ये गैल्वेनोमीटर, जो रॉ गैल्वेनोमीटर जो हम लाए थे वो 1 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट बहाई जाती है तो इसका पिन एक तरफ फुल चला जाता है, ठीक है। तो यानी IG क्या है? 1 मिली एम्पियर है, यानी 100 मिली एम्पियर हम बनाना चाहते हैं और 1 मिली एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे कितनी करंट लाई गई? I, लेकिन हमने ऐसा शंट रेजिस्टेंस छांट के लगाया कि ये I में से इसने IG करंट को ही केवल इधर जाने दिया, बाकी सबको अपने पास आने दिया। यानी S में कितनी करंट गई? I माइनस IG, ठीक है, I माइनस IG करंट गई। और G में कितनी करंट गई? IG करंट गई। यानी जब I करंट बह रही है, यानी जब यहाँ पे 100 मिली एम्पियर की करंट हमने फुल बहा दी, I करंट बहा दी, तो यहाँ पे IG करंट चली गई और बची हुई I माइनस IG यहाँ पे, यानी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट चली गई? फुल डिफ्लेक्शन करंट चली गई। यानी गैल्वेनोमीटर कितना घूम जाएगा? पूरा 100 घूम जाएगा, यानी पूरा फुल डिफ्लेक्शन घूम जाएगा। 100 मिली एम्पियर करंट बहाया तो गैल्वेनोमीटर पूरा घूम गया, ठीक है। अब अगर हम इसी शंट रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए इसमें फिक्स करके छोड़ दें तो ये एक ऐसा मीटर बन गया जो 100 मिली एम्पियर बहने पे गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन देता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जा रही है? 1 मिली एम्पियर, पर वो हम पढ़ क्या सकते हैं कि 100 मिली एम्पियर बहाया तो फुल डिफ्लेक्शन हुआ,
लेकिन असल में क्या हुआ है, 99 मिली एम्पियर कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी सेफ है क्योंकि उसमें से 1 मिली एम्पियर गई और यहाँ पे हमारा फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि 100 मिली एम्पियर है। अब अगर इसको आधा कर दें, करंट को 50 कर दें, तो ये क्या बताएगा, आधे पे रुक जाएगा, यानी फुल की जगह हाफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से शंट रेजिस्टेंस हमने ऐसा चूज़ किया है कि IG हमारी गैल्वेनोमीटर को कितनी करंट जाए, 1 मिली एम्पियर जाए। जब यहाँ पे 100 मिली एम्पियर हो तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाए, 1 मिली एम्पियर। जब इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं तो दोनों में पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल बराबर यानी इसमें से जाने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, यानी I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई S इज इक्वल्स टू इसमें से जाने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस IG। सो S इज इक्वल्स टू कितना रेजिस्टेंस रखना चाहिए शंट में, S इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉल्व कर लिया, IG बाई I माइनस G इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई G। तो हम वो शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कितनी करंट इसमें भेजे गैल्वेनोमीटर में, इसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट भेजे, कितने पे, 100 मिली एम्पियर हो तब इतना भेजे फुल डिफ्लेक्शन करंट। यानी अब हम इस पूरे डिवाइस को उठा के कहीं भी रखेंगे तो ये 0 से 100 मिली एम्पियर तक को मैक्सिमम कितना नाप सकता है, 100, और बाकी इससे कम वाले हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये S इज इक्वल्स टू, ये शंट रेजिस्टेंस इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंट रेजिस्टेंस ही डिसाइड करेगा। अब देखिए क्या ये IG करंट I पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि IG तो बदल रही है, हमारा डिफ्लेक्शन तो IG से नापा जा रहा है, क्या I भी है IG से रिलेटेड। तो उसके लिए देखेंगे IG के फॉर्म में लिख लेंगे इसी फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा, S बाई G प्लस S मल्टीप्लाइड बाई I। देखिए सॉल्व करिएगा इस वाले को तो ये आ जाएगा। तो IG का करंट जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे I करंट भी बदलेगी उसी रेशियो में। ठीक है, तो इसका मतलब हम जैसे IG के लिए फुल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, असल में हम 100 मिली एम्पियर करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कई बार पूछ लेता है कि ये इस जो गैल्वेनोमीटर, ये जो अमीटर है, गैल्वेनोमीटर को जो अमीटर बनाया गया है, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, यानी सीधे इन दोनों का पैरेलल ही होगा। RA इज इक्वल्स टू, अब देखिए पैरेलल 1 अपॉन करके करना चाहिए था, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, GS अपॉन G प्लस S। ऑलराइट, सो इट इज़ RA, और ये RA जो है ये पैरेलल है ना, तो ये S वाले से भी छोटा होगा, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा शंट रेजिस्टेंस से छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और ये बताइए शंट को क्यों यूज़ किया जा रहा है, ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए, क्योंकि शंट रहेगा तो केवल उसमें से छोटी करंट जाएगी, बाकी करंट बाईपास हो जाएगी शंट के थ्रू। ठीक है, और शंट को हमेशा बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए शंट रेजिस्टेंस यूज़ होता है। एंड थर्ड वन इज़ एमीटर की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए। मान लीजिए अगर हम अपना शंट रेजिस्टेंस को ऐसा चूज़ कर लें कि वो 1000 मिली एम्पियर करंट को फुल डिफ्लेक्शन देगा, तो हमारा शंट रेजिस्टेंस ही डिसाइड कर रहा है कि इसकी रेंज मीटर की क्या होगी, है ना। इसी तरह हम 10 एम्पियर का अगर लगाना चाहते हैं तो 10 एम्पियर में हमें शंट रेजिस्टेंस ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि इसमें से केवल 1 मिली एम्पियर जाए, बाकी वाली इसमें से चली जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करते हैं। थैंक यू।